क्योंकि फोर्सेस में आपके पास ये कॉन्सेप्ट था, और इसके बाद हाँ हमने प्रेशर स्टार्ट करना था। तो हम पहले इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि इलास्टिक डिफॉर्मेशन के क्वेश्चंस आपके पास काफी आते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक सेपरेट क्वेश्चन, पूरा डिटेल क्वेश्चन भी बन के आता है। तो हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। फोर्सेस, ठीक है, हमने इसके दो क्वेश्चन शायद कर लिए थे। Yeah. ठीक है। Student hangs various masses from the end of a spring and determines the extension produced. Fig 4.1 shows the spring hanging vertically on its own with an हम्म, unknown mass x at one end. Okay, 10 सेंटीमीटर उसकी ओरिजिनल लेंथ है, 20 से वो इंक्रीज हुई है, टोटल 30 हुई है. Student plots a graph on the extension of the spring against the mass hanging on the spring. Fig 4.2 shows the student's graph. ठीक है, जो सारी चीजें थी उन्होंने आपको डायग्राम ग्राफ दोनों में शो करके दिखा दी कि किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं सारी चीजें। पहले क्वेश्चन देख Yeah. लेते हैं, फिर दोबारा डायग्राम ग्राफ को चेक कर लेंगे। सबसे पहले वो कह रहे हैं एट पॉइंट पी ऑन द ग्राफ द लाइन बिगिंस टू कर्व, स्टेट द नेम ऑफ पॉइंट पी। Limit of elasticity. लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, और एक और लिखते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है। Yeah. और दूसरा कह रहे हैं यूजिंग फिगर 4.1 4.2 डिटरमाइन द मास एक्स। दोनों फिगर्स को चेक कर लो, और दोनों फिगर्स को पहले देख लो कि आप एक्स कैसे कैलकुलेट करोगे। पहले एक प्रोसीजर अपने माइंड में बना लो, फिर आप जिस डायग्राम को कहते हो उसे मैं जूम कर देता हूँ। But mass change हो रहा है, right? नहीं, मास हमारे पास अभी फिलहाल एक एक्स था जो हमने हैंग किया, तो आपकी एक्सटेंशन 30 सेंटीमीटर तक चली गई। ठीक है। Yeah. तो वो मास कितना आपने ऐड किया कि उसकी एक लेंथ 30 सेंटीमीटर तक चली गई, तो वो मास आपने आइडेंटिफाई करना है। तो प्रोसेस क्या होगा आपके पास? एक्सटेंशन 20 हुई है, राइट? बिकॉज ओरिजिनल लेंथ 10 थी, वो एक्सटेंड बाय 20 हुआ है. बिल्कुल तो अगर सही। हम 20 20 के साथ जाएं 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 जाएंगे हम्म। यहाँ से नीचे, 250 ग्राम्स. ठीक है, तो बस यही आपसे डिस्कस करना था। तो आपने कहा कि एक्सटेंशन आपको पता चल गई, क्योंकि कुछ लोग क्या या करेंगे, वो 30 को लेकर और मार्क कर देंगे, हालांकि 30 पे भी कर्व दिख रहा है, तो उसमें भी आपको आइडिया हो जाएगा कि 30 पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां तो लिमिट ऑफ या मुझे भी प्रोपोर्शनैलिटी इस टाइम खत्म हो पता चुकी चला. है। बिल्कुल। तो या आप दोनों वैल्यूज को अगर देखोगे, अगर एक जगह से हिंट नहीं मिल रही तो दूसरी डायग्राम से हिंट मिल रही है। अगर फिर भी गलती कर देते तो इसका मतलब है फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो पूरा क्वेश्चन गलत ही जाता रहेगा। या पॉइंट से हम नीचे आ जाएं तो ये वाला पॉइंट हमें यहाँ मिल रहा है। तो ये ऑलमोस्ट मिड में ही है, 1 2 3 4 5, ये 250 पे मिल रहा है आपको। या तो मास आपका कितना हो जाएगा? 250। 250 ग्राम्स, 2.5 किलोग्राम्स. बिल्कुल। तो आपने जो मास नोट किया ग्राफ से, वही वैल्यू लिख देते हैं, आगे देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो कन्वर्ट कर देंगे, वरना सिंपल मेन कंसर्न यही था कि आपने क्वेश्चन देखना है ग्राफ से। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ आपके पास है 10 न्यूटन पर केजी, वेट आपने कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये है कि अब आपको मास को केजी में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। या या बिकॉज उसमें आ गया. सो mass equals gravity into, बिल्कुल। no, weight equals mass into gravity. तो calculate the weight of x is going to be mass into gravity. Mass इसकी 2.5 है, gravity 10 given है. जी। अच्छा, इसमें हमने 1000 से डिवाइड करना है इसे, तो ये आपके पास किलोग्राम है ना, किलो का मतलब 1000, तो हम हाँ. 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो 2.5 की 0.25 यूज करेंगे। ठीक है।
और इसके बाद आपने फॉर्मूला जिस तरह से बताया W=mg यूज करेंगे हम। आंसर 2.5 आ जाएगा न्यूटन। ठीक है। Yeah. इस पार्ट आपके पास है एन आइडेंटिकल स्प्रिंग इज यूज्ड विद द ओरिजिनल स्प्रिंग एज शोन इन फिगर 4.3 टुगेदर दे सपोर्ट द मास x। अब वही सेम आपके पास स्प्रिंग है, वैसा ही एक और आइडेंटिकल सेम प्रॉपर्टी वाला आपने कंसिडर किया, और वही सेम मास आपने हैंग किया x। अब वो कह रहे हैं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द एक्सटेंशन इन फिगर 4.3 कंपेयर्स विद द एक्सटेंशन इन 4.1। Yeah. Uh, I feel like the extension here with the same amount of mass, 250 grams के साथ कम होगी because now the springs are more powerful. Their force of pull because दो हैं, they're not going to be extending as much as they did जब एक spring था. Let's say बिल्कुल half हो जाएंगे. बिल्कुल। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने क्लास टाइम भी किया था, उसमें वैल्यू लिखी हुई थी 7 न्यूटन 9 न्यूटन। तो ये भी सेम उसी तरह है कि एक्सटेंशन कैसी होगी, तो आपकी एक्सटेंशन ऑलमोस्ट हाफ ही हो जाएगी। ठीक है। मतलब आप कह लो कि मतलब कम ही होगी ओरिजिनल से, अगर हम वैल्यू को ना भी Yeah, you जाएं could क्योंकि say वैल्यू। कि you could say it's like 10 centimeters extension of same weight के साथ बिल्कुल। because double है ना. तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सबसे पहले तो स्टेट करना है, तो हम स्टेट ये करेंगे एक्सटेंशन डिक्रीज होगी। Yeah, extension will decrease. Can I also say the spring will extend less than figure point for one? यस, सो एक्सटेंशन विल डिक्रीज। और एक्सप्लेन आप कर लोगे सिंपल, बिकॉज बोथ स्प्रिंग्स supports the mass। And their pull force is a little more stronger, I guess, rather than one. और जो लोड है वो इक्वली दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। Yeah. डिक्रीजिंग द एक्सटेंशन। Yeah. Yeah. ठीक हो गया, तो एक्सटेंशन हमारी डिक्रीज हो गई यहाँ पे, और ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, तो मोस्टली आप देख रहे हो कि वो आपसे एक चीज बार बार पूछ रहा है कि अगर 2 स्प्रिंग हो 3 स्प्रिंग लगा दें तो किस तरह का चेंज आएगा। तो अब वो आपको आइडिया हो गया, और आपको जिस तरह पहले भी बताया था कि ए लेवल्स में तो ये स्पेसिफिकली ऐड होता है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन अभी क्योंकि सिलेबस में नहीं है तो हम वो चीज लिखेंगे नहीं, वरना वो एक एडिशनल बर्डन हो जाता है कि पेपर में लिखें या ना लिखें, क्योंकि वो अभी आपके पास इंक्लूड ही नहीं, तो हम उसे अभी कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ उतना ही लिखेंगे जितना सिलेबस में फिलहाल थ्योरेटिकल है। जब क्वांटिटेटिवली पूछा जाएगा वैल्यूज के अकॉर्डिंगली, तो फिर वो हमारे पास उसको फॉर्मूला भी देंगे कि क्या फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है। जी. एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम जो है वो दूसरा टॉपिक डिस्कस, क्योंकि आप इसके ऑलरेडी क्वेश्चंस कर चुके थे लास्ट टाइम, मुझे लगा हमने स्टार्ट ही नहीं किया था ये। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप देखो। Stone has three springs A, B, C, and C. He measures the length of each spring in turn. When different weights are placed on the end of each spring, stable a table of results is shown in fix 6.1. Weight newtons 1, length 6.1, length B 8.6. Okay, increasing by 9, increasing by 7. State which spring has been stretched हम्म past the limit of pro, pro, प्रोपोर्शनैलिटी। proportionality. ठीक है।
तो खैर एग्जाम में हमारे पास ये अच्छा है कि लिसनिंग वगैरह और वो नहीं होता, तो मसला नहीं है। साइंस में सबसे अच्छी चीज ये है कि फ्रेजिंग वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके पास इंपॉर्टेंट आपको आना चाहिए। फ्रेजिंग जैसी टूटी फूटी भी हम कर ले तो काम चल जाता है हमारे पास, ठीक है। तो Yeah. खैर हमारे पास इसमें तीन स्प्रिंग्स हैं, तो किस स्प्रिंग की वैल्यूज को देख के लग रहा है कि वो अपनी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को पास कर चुका है, उससे एक्सीड I कर think चुका Spring C है। स्प्रिंग सी, ओके। अगर हम फर्स्ट में देखें, because तो यहाँ पे 8 का 6.1. डिफरेंस है। Yeah, this is like small change, proportional change between the change in extension. Whereas अगर आप हम्म C पे देखें 1.5 तक सही है या 2 तक सही है, उसके बाद तो आप देखें ड्रास्टिकली चेंज करना शुरू हो गया है। नाइन लाइक पॉइंट सेवन के बाद उस 10.5, ऑलमोस्ट 8, और उसके बाद फिर 11.3, 8 और 11.3 के बाद 13। हाँ, ये डायरेक्ट 13 पे चला गया, 11 के बाद 12 के बजाय। बिल्कुल। तो इसने जो है वो, या से ज्यादा चेंज हाँ, हो रहा है उसका। एक्सटेंशन ज्यादा इंक्रीज कर ली, तो यहाँ पर चेंज काफी आ गया, और बात तो ऑलमोस्ट डबल पे ही चला गया वो। तो इसका मतलब है स्प्रिंग सी। या और यूज डेटा फ्रॉम 6.1, एक्सप्लेन हाउ यू ऑब्टेन योर आंसर टू ए पार्ट 1। अब वो कह रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन करो, वैसे या तो वही खैर हम, एक्सप्लेनेशन देना है दिया। हाँ, तो एक्सप्लेनेशन तो हम पहले या डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्प्रिंग ए और एक स्प्रिंग बी का चेंज था, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो उनकी एक्सटेंशन थी वो यूनिफॉर्म थी, ऐसा ही है, एक्सटेंशन उनकी सेम आ रही थी। या बिकॉज एक्सटेंशन coming in proportional amounts. इन ए एंड बी increasing with constant rate। या और जो सी का था वो आफ्टर 1.5, मतलब 2 के बाद उसका चेंज काफी ज्यादा हो गया, ठीक है। वो मतलब इनडायरेक्टली चेंज होना शुरू हो गया। आप चाहो तो वैल्यू का रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि जब वो नंबर्स देते तो आप यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ लिख सकते हो, बट या फॉर स्प्रिंग because सी द एक्सटेंशन टिल 1.5 न्यूटन या 2 न्यूटन। अच्छा, 9.7 और 10.5 कितना डिफरेंस आ रहा है? 10.5 10.5 माइनस 9.7 9.7, 7 8. 0.8 का डिफरेंस आ रहा है। और या 10.5 को आप सब्ट्रैक्ट करो 11.3 से, 8 के पॉइंट बाद एट का आ रहा है, ठीक है। तो इनिशियली उनका जो एक्सटेंशन था वो 0.8 था। 8 से हो रही थी। या तो 2 न्यूटन तक जो हमारे पास एक्सटेंशन थी, इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर थी, और वो कांस्टेंट थी। और उसके बाद वो वैल्यू आपके पास 8 से इंक्रीज कर गई, 0.8 से एक्सीड हो गई, बल्कि 8। नॉन यूनिफॉर्मली, या ठीक है। काफी हमने 2 मार्क के लिए काफी एक्सप्लेनेशन लिख दी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। और वो कह रहे हैं कैलकुलेट द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ स्प्रिंग ए। वैल्यूज को देखो, और वो कह रहे हैं उसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ क्या होगी जब आपने उसे स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं किया था।
6 7 का डिफरेंस, नहीं 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस है। स्प्रिंग ए की स्प्रिंग ए की ये 1 हो गया, प्रॉब्ली 6 5.2 या 5.2। 5.3। ठीक है, क्योंकि आपका जो 5.3 एक्सटेंशन है यहाँ पर भी कितना है? 0.8 से हो रही है। 0.8। तो आप अगर 6.1 में से 0.8 माइनस कर दो तो 5.3। 5.3। 5.3। तो ये हमारे पास हो गई ए की ओरिजिनल लेंथ। उसके बाद कह रहे हैं डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट कैन यूज स्प्रिंग ए टू डिटरमाइन द मास ऑफ अ स्मॉल रॉक। अब आप मास कैसे कैलकुलेट करोगे? अब ये आपने थोड़ा सोच के बताना है। जितने फॉर्मूलाज आपके माइंड में अब तक हैं, जितने आपने किए हैं, और जो फॉर्मूला आपने स्प्रिंग के लिए किया है, उन्हें थोड़ा सा सोचना और अपने पास भले एक जगह रफ पर नोट कर लेना कि हाँ ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं हम। आपको आंसर मिल जाएगा, मुश्किल नहीं है। of xe mass equals weight। बिल्कुल सही। इस तरह ना आप लिंक बनाओगे ना तो इजी हो जाएगा। जिस तरह आपको याद आ गया कि मास और वेट का लिंक था, और वेट का लिंक हम निकाल सकते हैं इसमें से, तो आपको आंसर भी मिल जाएगा इजीली। वेट गिवन है या नहीं? वेट, अच्छा इसमें खैर हमें वैल्यूज नहीं बतानी, सिर्फ आपने एक मेथड बताना है कि कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, हम्म। वैल्यूज का कोई मसला नहीं है, आप मेथड बता दोगे तो अगर वैल्यूज गिवन होगी तो फिर तो मसला भी नहीं है कैलकुलेट करना। वैसे हम देख लेते हैं, वेट गिवन है और लेंथ भी गिवन है बेसिकली, और आप चाहो तो कैलकुलेशन भी शो कर सकते हो। वैसे उन्होंने कहा नहीं है क्वांटिटेटिवली, बस उन्होंने कहा है कि डिस्क्राइब कर दो आप कैसे, कैलकुलेट नहीं कहा उन्होंने। But then how would you calculate it? ठीक है, अच्छा देखो सबसे पहला पॉइंट आपके माइंड में जो आया था वो क्या आया था? वेट और मास की रिलेशन जो ग्रेविटी में इन्वॉल्व बिल्कुल है। सही, क्योंकि वेट आपके पास लिंक होता है मास के साथ बाय फॉर्मूला W इक्वल्स टू mg। ठीक है, तो जी। आप सबसे पहले क्या करोगे, मास आपको पता है कि आपने फाइंड करना है, और आपको फॉर्मूला इसके साथ लिंक करना है W इक्वल्स टू mg। मतलब ये कि सबसे पहले हमें W निकालना है अपने एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि W मिल सकता है हमें एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि वहां पे लोड की बात हो रही होती है, तो हम वहां पे लोड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड वेट यूजिंग लेंथ I mean, how do you find weight using length or extension? अच्छा इसको आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, मैं लिख भी देता हूँ फॉर्मूला भी ताकि आपको रेफरेंस याद रहे। अच्छा आप चाहो तो उन पॉइंट्स का ग्राफ बनाकर भी निकाल सकते हो। ग्राफ और इन टेबल। अच्छा देखो आपके पास मास है अननोन, मतलब एक स्मॉल रॉक रैंडम है, अब उसका कुछ भी मास हो हमें नहीं पता। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग ए की। अगर आप स्प्रिंग ए देखो तो उसमें आपने वेट ऐड किए, उस पे एक्सटेंशन आपको मिली। ठीक है, तो उस एक्सटेंशन से आप एक चीज क्या कैलकुलेट कर सकते हो, अगर अप्लाई करो F इक्वल्स टू ए एक्स। Uh,
ठीक है, आप सबसे पहले क्या निकालोगे, की वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगी, सही है, क्योंकि आपने यूज करना है या स्प्रिंग ए। तो जब हम स्प्रिंग ए यूज करना चाह रहे हैं तो स्प्रिंग ए यूज करने का मतलब है उसकी के की वैल्यू हमें मिल गई। जब आपको के की वैल्यू मिल गई तो इसमें एक्सटेंशन भी क्या होगी, सेम होगी, उसी हिसाब से होगी जब तक आप लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में हो, ऐसे ही है। ठीक है, तो आप के की या वैल्यू यूज करोगे, आप एक्स की वैल्यू यूज करोगे और उसमें से एफ निकाल लोगे, मतलब आपके पास के की वैल्यू कांस्टेंट आ गई, मास को हैंग किया स्प्रिंग पे, आपको एक्सटेंशन मिल गई। तो फाइंड क्या किया आपने, फाइंड कर लिया। फोर्स। ठीक है, तो फोर्स फाइंड हो गई, फोर्स का मतलब ये है कि आप वेट ही कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, वो डाउनवर्ड है तो वो वेट हो जाएगा। तो बेसिकली हम ग्राफ से और रीडिंग से कैलकुलेट कर सकते हैं एफ की वैल्यू। ठीक है, और जब आपने एफ की जी वैल्यू जी। कैलकुलेट कर ली वही आपके पास वेट की वैल्यू होगी, और फिर आप W इक्वल्स टू एम जी का फॉर्मूला यूज करके मास फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, या तो बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ वेट, फोर्स। W इक्वल्स टू एम जी, टू फाइंड द अननोन मास। ठीक है, या अच्छा इस तरह के I feel क्वेश्चंस like होते हैं। आप पूछो। I feel like this is हम्म, I don't know, this is kind of confusing to think during the exam. हाँ अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ना ये होता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस। ठीक है, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, क्योंकि जब हम अब टॉपिक्स अभी क्योंकि हम स्टार्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चंस करवाने का मतलब ही ये होता है कि एक टॉपिक को वो आपसे डिफरेंट एंगल से पूछ सकते हैं। अब जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट आपने हालांकि 4-5 क्वेश्चंस किए इस टॉपिक के, लेकिन ये वाला बिल्कुल ही डिफरेंट था। ठीक है, और इसमें इन्होंने बेसिकली लिंक किया है। आपने क्या करना होता है, ऐसी जब सिचुएशन आए आप इनकी वैल्यूज, क्योंकि कैलकुलेट की बात आ रही है ना, कैलकुलेट का मतलब ये, डिटरमाइन करने का मतलब ये कि आप उनकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करो, मतलब आप ऐसा फॉर्मूला उसमें से सर्च आउट करो कि जो आपको हेल्प कर सके उन क्वांटिटीज को लिंक करने में। ठीक है, और जो क्वांटिटीज आपके पास लिंक हो जाएं तो वही आपको जो है वो फाइनल आंसर भी दे सकती है। जिस तरह आपने क्वेश्चन सुनते साथ सबसे पहले बोला कि मास जो है वो हम वेट से फाइंड आउट कर सकते हैं, W इक्वल्स टू एम जी, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस में आपके पास वो कॉन्सेप्ट आ रहा था। तो जब हम टॉपिकल्स करते हैं ना तो उसका फायदा यही होता है कि आप एक रिदम में होते हो ना, तो आपको चीजें इसमें याद हो जाती है। क्योंकि अगर अब आप कभी भी ऐसा क्वेश्चन करोगे तो आपके माइंड में ये चीज रहेगी कि हाँ ये चीज मैंने ऐसे की थी तो ये ऐसे ही होगी, और इससे आपको हेल्प मिलेगी बाकी टॉपिक में। जब कभी और कहीं पर ये टॉपिक कर रहे होंगे या कोई और टॉपिक कर रहे होंगे तो वहां पर भी आपको ये आइडिया होगा कि हम इस तरह से कंपैरिजन मेथड भी करके क्वांटिटीज फाइंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार फॉर्मूला ही गिवन और उस फॉर्मूला से ही हम सॉल्व करें। ठीक है, तो Yeah, ये सारी चीजें आपके पास जो है वो आपको हेल्प आउट करती है। तो क्वेश्चंस करने का रीजन ही ये होता है ताकि आपको ये सारी चीजें करना आ सके अपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स में भी। ठीक है, yeah. तो इतना कुछ मसला नहीं है, डिफरेंट था, लेकिन ये है कि आपको एक मेथड और आ गया, किस तरह से भी ये चीजें सॉल्व की जा सकती हैं। Hmm. और अब आप देखो So मल्टीपल क्वेश्चन। हम्म, are we gonna do practice questions today, or we're not? Are we gonna start with the next one as well? आज हम प्रैक्टिस भी ही करते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वो हम मास वेट से स्टार्ट करेंगे, वो बहुत शॉर्ट टॉपिक है। मास वेट डेंसिटी जो है ना ये तीनों हम एक ही क्लास में इजीली कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वेट का तो आपको वैसे ही आइडिया हो चुका है अब इतना। ठीक जी है, जी।
तो हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, और बाकी जो आपकी रिमेनिंग एक क्लास है वो मैं आपकी कल जो है वो मैनेज कर दूंगा। ठीक है। कल when do you think? फ्राइडे है ना कल, आपकी नहीं होती ना वैसे कोई क्लास, नॉर्मल सैटरडे संडे। um, मैं कल का आपको पाकिस्तान टाइम दूंगा। पाकिस्तान हाँ। पाकिस्तान 5 से 7 तक होगी मेरी। अच्छा ठीक है। मैं उसके बाद का ही टाइम रख लूंगा, क्योंकि उससे पहले तो है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं आपसे कंफर्म कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, ये टर्निंग इफेक्ट पे चले गए हम। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एक आपके पास है 9। ये क्या है? Sorry, sir. A clamp suspends a spring from a clamp stand. Student suspends a spring from a clamp stand. He measures the unstretched length of the spring with no load attached. He then attaches different loads to the lower end of the spring and measures the new length of the spring. Fig 9.1 shows how the length of the spring depends on the load attached. ठीक है। अब आपके पास ये कि एक आपने स्प्रिंग को सस्पेंड किया हुआ है क्लैंप के साथ, और अनस्ट्रेच लेंथ आपके पास है। और फाइनली आपने क्या किया, नो लोड अटैच, ही देन अटैच डिफरेंट लोड, और उसके बाद ग्राफ आपको मिल गया। और ग्राफ मिलने के बाद सबसे पहले नेम पॉइंट पी, इसका क्या मतलब है वो आपको पता है। पी का मतलब क्या होगा, लिमिट Yeah, ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगा। proportionality. बिल्कुल। ये इस तरह के जो प्रोनाउंस के इनके कुछ वर्ड होते हैं ना, प्रोपोर्शनैलिटी, और ये इनमें मेरे साथ भी बड़ा मसला था। फिर ये है कि कंटिन्यूस ना वो करते 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 वो चीज़ सेट हो गई। तो इसमें Mm-hmm. होता है, क्योंकि ये टर्म्स ऐसी होती है, इतनी बार आई आ रहा है, आप देखो 1 2 3 फिर एल टी, और ये इतनी बार कम रिपीट होते हैं ना, तो वो इतना इजी नहीं होता। क्योंकि तो Yeah. हम नॉर्मल तो प्रोपोर्शनल और नेशनैलिटी और ये सब वर्ड्स तो पढ़ते आते हैं, लेकिन ये इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, क्योंकि इसमें वो वर्ड के भी कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमें लगता है कि शायद ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता होगा। मतलब प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनल सही था, प्रोपोर्शनैलिटी भी होगा। तो ये थोड़े से वर्ड्स होते हैं इसमें ना प्रॉब्लम वाले। Yeah. और इसमें कह रहे हैं कि डिटरमाइन द अनस्ट्रेच लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब जब वो अनस्ट्रेच था तो उसकी लेंथ क्या होगी, ये आपने बताना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7। 7 centimeters. ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर्स आपने यहाँ से नोट किया, क्योंकि यहाँ Yeah, पर because आपके पास देखिए वहां लोड पर जीरो है दिखा रहा है बिल्कुल। कि mass 0 है अभी। हम्म, so मतलब अभी mass अटैच ही नहीं किया और उसकी करंट लेंथ जो 7 पे है। बिल्कुल सही। और यहाँ पर आपके पास दो बॉक्स एक पॉइंट को डिफाइन करेंगे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे 5 से 10 के बीच में 10 बॉक्सेस हैं। तो यहाँ Yeah. पर 6 7 8। अच्छा, ये 8.5 हो जाएगा आपके पास। इसको हम अलग कलर से मार्क करते हैं, क्योंकि हमारा रीडिंग है जो नोट करनी है। Oh yeah. ये इस तरह 5 to 10, 5 divided by 10, 0.5, हम्म, 1, 2, 3.5, yeah, 8.5, sorry. ठीक है। Yeah, तो ये 8.5, बस वो थोड़ा सा होता ही है कि हम आइडिया, जब हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। और 8.5 हमारे पास यहाँ पे अनस्ट्रेच्ड लेंथ आ रही है। yeah. और फाइनली कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग फॉर अ लोड ऑफ 4 न्यूटन। 4 न्यूटन हमारे पास है बेसिकली ग्राफ के अंदर। इसको हम राउंड ऑफ अगर मार्क करें, यहाँ पर लाई कर रहा है। 15, 15 point, 15.75 to be exact.
हाँ लेकिन इसमें ना आंसर में वेरिएशन होता है, क्योंकि मिड में अब ग्राफ में होता है ये कि बॉक्सेस देने का मतलब ये होता है कि आप राउंड फिगर वैल्यू रीड करो, क्योंकि बीच में आपको नहीं पता कहाँ एग्जैक्ट 0.75 होगा या 25 होगा। तो आप अगर 15.5 भी लेते हो तो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। या तो आप ऊपर वाली वैल्यू ले लो वरना नीचे वाली वैल्यू, कोशिश करो वो वैल्यू लो जो क्लोज आपकी हो। तो यहाँ पर 4 पे Yeah, because I just saw that they're in the middle of that circle, so बिल्कुल I'm ऐसे ही है। assuming. हाँ, तो हम इसको राउंड ऑफ 15.5 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह के आंसर्स में वेरिएशन होती है। और 15.5 अगर आप लेते हो तो ये लेंथ है। तो एक्सटेंशन कितनी हुई आपके पास? एक सेकेंड. अच्छा, दूसरे पॉइंट्स पे भी आप चेक कर लो कि 3 पे 7 की एक्सटेंशन है ये. थ्री पे तो 3 पे 14. 14 हुई थी, और 2 पर अगर हम देखें तो 11 12 हुई, और 1 पे अगर आप देखो तो सेम वही, थोड़ा सा मिड में है, राउंड ऑफ लेते हैं तो ये 10.5 पे। Yeah. कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग फॉर अ लोड ऑफ 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन पे आपकी एग्जैक्ट एक्सटेंशन कितनी हो गई? 15.5 4 माइनस Newton एट पे पॉइंट exact फाइव 15.5. हम्म तो 7 की उसकी एक्सटेंशन है 7 की। 4 न्यूटन लोड में. ठीक है, तो ये आपकी एक्सटेंशन हो Yeah. गई। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हो गए स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स के।